हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कल हमने भारत में जैव विविधता के 6 स्थल देख लिए थे, जैव आरक्षित जो हमारे क्षेत्र हैं। आज हम 6 से आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप कि आप उन्हें अच्छे से याद कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि कौन सा क्षेत्र में क्या हमने विशेषता देखी थी और किन क्षेत्रों में कौन सी प्रजातियों की विशेषता है। इतना आपने याद कर लिया होगा। अब हम आज आगे का चैप्टर देखते हैं। ठीक है, 6 हमने देख लिए थे। 7वां जो है वो है हमारा क्या, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा किस में आता है, गंगा के मैदानी भाग में। ठीक है, टोटल यह 11% भाग जो है वो कवर करता है। देखो, सबसे बड़ा हो गया हमारा दक्कन प्रायद्वीपी, फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा अर्धशुष्क और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, गंगा का मैदानी भाग। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करिए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि पहला हो गया दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हो गया अर्धशुष्क क्षेत्र और तीसरा है हमारा गंगा का मैदानी भाग। कितना प्रतिशत भाग कवर कर रहा है, ये हमारा 11% भाग कवर कर रहा है। कौन कौन से राज्यों में है, यूपी में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आपको जो ये रेड लाइन दिख रही होगी वो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का जो मुख्यता भाग है वो किस में आता है, गंगा के मैदानी भाग में आता है। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि गंगा नदी अपनी मिट्टी लाके यहाँ पे बिछाती रहती है, तो इसलिए ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रजाति पाई जाती है। घड़ियाल, ये ज़्यादातर जो ये पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है मुहाना वाला, तो वहाँ पे क्या है, घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं। हाथी, गेंडे, ये भी पश्चिम बंगाल में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, ये सुंदरबन में। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में। कौन से वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुंदरबन बोलते हैं। किस तरीके का वन है ये, मैंग्रोव वन है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, घड़ियाल, हाथी, गेंडे। घड़ियाल और गेंडे मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन में, यहाँ पे क्या है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष जो है सुंदरबन में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे हमारे। 8वें में आप लिख लीजिए ये उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रदेश, यहाँ पर ऐसी कोई विशेष प्रकार की प्रजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर 2 मुख्यतः पेड़ पाए जाते हैं, आप उन्हें याद रखिए। बांस, एक क्वेश्चन आया था कि बांस जो है वो क्या है, तो यह एक प्रकार की घास होती है। ठीक है, और कटहल। ये वाला जो हमारा एरिया है वो उत्तर पूर्वी प्रदेश में आता है। ये देखिए। ठीक है, ये पूरा मणिपुर और ये सारी जो एरियाज़ हैं आपको, असम और ये सब दिख रहे हैं, वो कहाँ पे आते हैं, उत्तर पूर्वी प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हमारा 9वां है तटीय प्रदेश। ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये सब किस में आती हैं, तटीय क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, इनमें मुख्यतः पाई क्या जाती हैं, कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, डॉल्फिन, एबिफोना, ठीक है, आदि पाए जाते हैं तटीय क्षेत्रों में ही। देखिए, ये बंगाल में मैंने आपको लिखा दिया था, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का एरिया आया था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिखाई थी। लेकिन जो मुख्यतः ये बंगाल टाइगर, वहाँ पे बंगाल का नाम आया था इसलिए मैंने इसे लिखा दिया था, लेकिन ये मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, वो सुंदरवन में पाए जाते हैं और वो किस में आता है, तटीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ठीक है। अगला हम देखेंगे जो हमारा 10वां क्षेत्र है
तटीय। ये सबसे तटीय क्षेत्र जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल पे पाया जाता है, लगभग 0.03% भाग है इसका। ठीक है, एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट शायद यही है। और इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप में, और इधर कुछ यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः पाए क्या जाते हैं? डॉल्फिन, मोलस्क। ठीक है, पेड़ों में कोकोनट, नारियल के पेड़, और जैक फ्रूट यानी कटहल। ठीक है, यह मुख्यतः पाया जाता है। इतना हो गया। अब इस तरीके से हमारे भारत में जितने भी जैव विविधता के क्षेत्र हैं वो हमने खत्म कर दिए। 10 के क्षेत्र में हमने देख लिया कि किसका कितना क्षेत्रफल है, कहाँ पे कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, कहाँ पे कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, और किस राज्य में कौन सा क्षेत्रफल है। इतना आपको समझ में आ गया कि कौन सा राज्य किस क्षेत्रफल में आता है, कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं और कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। आपको अरेंज करने में देता है तो भी आप याद रखिएगा कि घटते क्रम पे कौन से हैं, बढ़ते क्रम में कौन से हैं। अरेंज करने के लिए आता है तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मैप से, आप एक बार अच्छे से मैप को देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। आगे अब हम देखते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट तप्त क्षेत्र बोला जाता है, नहीं, संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? इसकी अवधारणा दी थी 1988 में एक ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद थे। क्या नाम था उनका? नॉर्मन मायर्स। ठीक है, हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो 1988 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद थे नॉर्मन मायर्स, उन्होंने क्या दिया था? हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। अभी हम लिखेंगे परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ऐसे स्थान जहां पर स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है, लेकिन आवास विलुप्त का संकट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्रों को हम हॉटस्पॉट, तप्त क्षेत्र या संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट समझ में आया। अवधारणा किसने दी थी? सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दी थी। परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे स्थान जहां पर स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विलुप्ति का संकट बना हुआ है, ऐसे क्षेत्रों को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। अब आवास विलुप्ति का जो संकट है वो कैसे बना हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, ठीक है, जो कि हमारा हॉटस्पॉट में ही आता है, यहाँ पर क्या है, जो जनसंख्या घनत्व है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस हॉटस्पॉट में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जंगलों की लगातार कटाई होती रहती है। किस लिए? आवास के लिए, मनुष्य अपना घर बनाना चाहता है, उद्योगों के विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या होती है, पर्यावरण से छेड़छाड़ होती है। तो यहाँ पर पेड़ अधिक मात्रा में काटे जाते हैं जिससे हम अपने उद्योगों का विस्तार कर सकें, जिससे हम अपने रहने के लिए घर बना सकें। ठीक है, तो अगर इनके रहने की अगर इनके प्रजातियों के रहने का आवास है उसे आप नष्ट कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे वो प्रजातियां विलुप्त होती जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा संकट उत्पन्न हो रहा है भारत में। कुल अगर हम आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व में देखें
तो 37 जो है अभी तक हॉटस्पॉट देखे गए हैं, ठीक है, जिनमें से 4 भारत में हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ये सबसे पहला हॉटस्पॉट था, ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ठीक है। दूसरा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र हो गया। तीसरा जो है इंडो बर्मा हो गया, ठीक है। और चौथा हमारा हो गया सुंडालैंड, ये इंडोनेशिया भी ज़्यादातर आता है। 4 हॉटस्पॉट हैं। 2017 के क्वेश्चन पेपर में या 2016 के क्वेश्चन पेपर में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। 3 ऑप्शन उसमें दिए हुए थे, उसमें शायद नीलगिरी भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, नीलगिरी और ये भी, ये दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं बहुत अच्छे से, चारों याद रखिएगा। हालांकि एक आईची करके है, उसके हिसाब से 15% क्षेत्र अगर आपका 15% क्षेत्र अगर किसी क्षेत्र का आता है तो वो उस देश का गिना जाएगा, अन्यथा नहीं गिना जाएगा। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं उनमें से इनका 15% भाग भी इंडिया में नहीं आता है, इसलिए ये आईची के हिसाब से नहीं आएंगे। आईची और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक लेक्चर में पूरा जो संवैधानिक और विकास जैव विविधता के लिए जो भी संवैधानिक चीज़ें हैं उन सबको हम समझेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट इनसे बैठके या सम्मेलन हुए हैं पूरे विश्व भर में हम उन्हें भी देखेंगे, ठीक है। वो हमारा एक अलग ही लेक्चर होगा। तो ये जो है वो भारत के लैंड में मुख्यतः नहीं है, आते हैं पर भारत के लैंड में मुख्यतः नहीं आते हैं। भारत के जो लैंड में स्थित मुख्यतः हैं वो कौन से हैं? ये 2, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक है। इंडो बर्मा और सुंडालैंड ये दोनों नहीं आते। अगर इन चारों के हिसाब से देखें तो इंडो बर्मा सबसे बड़ा है, ठीक है, और पश्चिमी घाट सबसे छोटा है। इतना याद हो गया आपको कौन कौन से हैं? 4, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। इंडो बर्मा भी ये इधर आता है, सुंडालैंड पूरा इंडोनेशिया पे ही स्थित है, कुछ क्षेत्र इसका इधर आता है, बाकी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक है। इतना हो गया भारत के 4 हॉटस्पॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में जो हमने जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ा था उससे बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसमें एक ये बात याद रखिएगा कि इसमें ही एक पहाड़ी आती है नीलगिरी। सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात होती है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, मुझे वहाँ पे लिखवाना भूल गया था। पश्चिम घाट में एक आती है नीलगिरी। नीलगिरी में ही एक क्षेत्र आता है शांत घाटी, केरल में होता है ये, ठीक है, शांत घाटी केरल। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? यहाँ पर शांत घाटी में बहुत ही ऊंचे वन हैं जो कि सदाबहार वन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं, इतने घने जंगल हैं यहाँ पे कि सूर्य की किरणें भी यहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हुई, क्योंकि यहाँ की जो नीचे की भूमि है वो भी थोड़ी दलदली है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ उगती हैं। इससे क्या है, यहाँ की खाद्य श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। खाद्य श्रृंखला के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से लेक्चर लूँगी, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक आध भी क्वेश्चन आपसे छूट के जाने नहीं पाएंगे। तो एक बार हम उसको भी देखेंगे। पर अभी ये समझिए कि वहाँ पे क्या होता है, पेड़ बहुत लंबे पाए जाते हैं, एकदम ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ हैं, जिससे वहाँ पर खाद्य श्रृंखला बहुत ही मजबूत है, ठीक है, एकदम घने जंगल है, तो खाद्य श्रृंखला मजबूत है, इसलिए वहाँ पे क्या है, जैव विविधता भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इतनी चीज़ें याद रख ली। केरल में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक और है अगस्ता मलाई करके, ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। इसका कुछ एरिया तमिलनाडु में भी आता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। अब हम देखेंगे पूर्वी हिमालय के बारे में। अच्छा, पश्चिमी घाट से आप एक और चीज़ लिख लीजिए,
माधव गॉड विमिल पैनल, ठीक है, माधव गॉडविमिल पैनल। हो सकता है आपसे पूछ ले कि यह पैनल किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट से रिलेटेड है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट के संरक्षण, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि ये समिति या ये पैनल किससे रिलेटेड है। तो माधव गॉडविमिल पैनल किससे रिलेटेड है, पश्चिमी घाट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्या किया गया था, सरकार को उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। कब, 2010 में। माधव गॉडविमिल पैनल किससे रिलेटेड है, पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार को उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिससे हमने माधव गॉडविमिल पैनल नाम दिया। यह कब गठित किया गया था, 2010 में। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें इसने रत्नागिरी, ठीक है, और सिंधु घाटी, दुर्ग के क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट को प्रदर्शित किया था, ठीक है। कौन से दो एरियाज देखे थे इन्होंने, तो रत्नागिरी के और सिंधु घाटी दुर्ग का जो एरिया था, इसमें उन्होंने पर्यावरणीय संकट को देखा था। इसके साथ ही इन्होंने ये सिफारिश की थी कि जो पश्चिमी घाट का पूरा एरिया है, पूरा एरिया को क्या किया जाए, संवेदनशील घोषित कर दिया जाए। लेकिन इसका राज्य सरकारों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। क्यों किया था, क्योंकि अगर इस एरिया को पूरा संवेदनशील घोषित कर दिया जाएगा तो इस एरिया में ना ही आप उद्योगों को संवर्धित कर सकते हैं, ना ही जंगलों की ज़्यादा कटाई कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने इसका बहुत ही ज़्यादा में विरोध किया था, ठीक है। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का मतलब था कि यहाँ पर जो भी वनों की कटाई हो रही है, जिससे कि प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट जो है वो ज़्यादा गहराता जा रहा है, उन सब चीज़ों को कम कर दें, ठीक है। राज्य सरकार ने इसका बहुत ही मात्रा में विरोध किया था, लेकिन इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं पूर्वी हिमालय को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, स्क्रीनशॉट के लिए बैठा ही मत करिए, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसा वैसा आप नोट्स बनाते रहिए अपना। मैं कोशिश करूँगी कि अगर लास्ट में ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको PDF दे पाऊँ, लेकिन अगर आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे खुद के, उस टाइम पे मैं आपको एक अरेंज नोट्स दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप साथ में लिखते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप सुनते हैं और लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ में आपको याद होती रहती हैं। अगर आप सुनेंगे तो सुन के आप चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप साथ में लिख भी रहे हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएंगी। आप एक रफ नोट बनाते जाइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी इसकी, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं पूर्वी हिमालय पे। देखिए, इसमें सिर्फ इंडिया का क्षेत्र नहीं है, इसमें कुछ क्षेत्र म्यांमार का भी है, कुछ क्षेत्र नेपाल का भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंडिया बस के क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल हैं, भूटान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, ठीक है, इस क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 10% क्षेत्रफल को UICN द्वारा संरक्षित, UICN को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, द्वारा
संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आर्किड की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आर्किड की एक फूल होता है, उसकी सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमने देख लिया हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, भारत में 4 तरीके के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा और सुंडा जो क्षेत्र है वो। ठीक है, मुख्यतः 2 ही हैं जो भारत की भूमि पर हैं, वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। ठीक है, अगर हम दोनों को देखें, अगर हम चारों को देखते हैं तो इंडो वर्मा जो है वो सबसे बड़ा है और पश्चिमी घाट जो है वो सबसे छोटा है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हॉटस्पॉट हमारा क्लियर हो गया, हॉटस्पॉट से जो भी फैक्ट्स थे वो क्लियर हो गए। अगर कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बाद में याद आती हैं, हालांकि मैंने सारी चीज़ें कवर कराई हैं, तो लास्ट में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। उन फैक्ट्स में मैं सारी चीज़ें और जो इधर उधर से मुझे एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगी, जो इससे थोड़ी भी रिलेटेड है, तो वो मैं आपको फैक्ट्स में डाल के करवा दूंगी। ठीक है, 2 चीज़ें हमने देख ली, जैव विविधता क्षेत्र और हॉटस्पॉट। तीसरा हमारा क्या है? समुद्री क्षेत्र। ठीक है, तो भारत का जो कुल तटीय क्षेत्रफल है वो कितना है? 75,16.6 किलोमीटर। ठीक है, इसमें मुख्यतः मैंग्रोव वन, एस्चुरी, ठीक है, और जो हमारी प्रवाल भित्तियां आती हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पाया क्या क्या जाते हैं? मोलस्का जो घोंघे होते हैं, ठीक है, पॉलीकिड्स और जो हमारी प्रवाल प्रजातियां होती हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों चीज़ें देख ली। जैव आरक्षित क्षेत्र हमारे टोटल 10 थे, हमने 10 को देख लिया, बहुत विस्तृत देख लिया, मैप के द्वारा भी हमने समझ लिया। ठीक है, हमारे जो हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, हमने उसको भी देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि कौन सा कहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा हमने समुद्री क्षेत्र भी देख लिया। इस तरीके से जो हमारे भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं और भारत की हमारी जैव विविधता है उसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं सर्च करती हूँ जो कि अदर एग्जाम में आए हुए हैं। मैक्सिमम मैंने चीज़ें आपको ख़त्म कर दी हैं। जो अगर 0.001% भी अगर कहीं से कोई फैक्ट मुझे मिलता है तो मैं उसे एक पूरा फैक्ट का पूरा अलग से लेक्चर ही लूँगी। जब ये जैव विविधता खत्म होगा तो मैं पूरा फैक्ट करवाऊंगी आपको। एक पूरा जो पूरा फैक्ट होता है ना, 1 लाइनर फैक्ट्स, वो पूरे करवाऊंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके थ्रू भी हम फिर सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मुझे 16 और 17 का पेपर है मेरे पास, तो उसमें से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको यहाँ पे छूटने ना पाए। ठीक है, तो आज हमारा ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और चीज़ देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।